गंडाब की एक जेब सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सराय में उसने एक बर्क रफ्तार घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर मुल्क ईरान की तरफ रवाना हो गया। ईरान पर सिकंदर आजम के एक जर्नैल बाइलो की हुकूमत थी। सिकंदर आजम मर चुका था और उसने जितने इलाके फतह किए थे उन पर उसके जर्नैलों ने कब्जा कर लिया था और अब वही हुकूमत करते थे। गंडाब के जहन में एक मंसूबा था। ये मंसूबा मुल्क ईरान पर कब्जा करने का था। गंडाब ने अंबर मारिया, जूली सॉन्ग, थ्यूसॉन्ग और केटी का थोड़ा थोड़ा खून पी लिया था और उसमें उन सबकी ताकतें आ गई थीं। नाग की ताकत उसमें उसी वक्त आ गई थी जब उसके हुक्म से असली नाग के सर में कील ठोंक कर उसे कंधारा के पुराने मकबरे वाले कब्रिस्तान की एक कब्र में दफन कर दिया गया था। गंडाब जब शहर से बाहर निकला तो उसने मारिया की ताकत को इस्तेमाल में लाते हुए मारिया का तस्वुर किया और घोड़े समेत गायब होकर फिजा में परवाज करने लगा। वह हवा में बिजली की रफ्तार के साथ उड़ता चला जा रहा था। कंधारा से ईरान तक का सफर उस जमाने में काफिले 3 दिनों में तय किया करते थे, लेकिन गंडाब घोड़े समेत गायब होकर परवाज करता हुआ आधे घंटे में ईरान के दारुल हुकूमत पहुंच गया। पर्सिपोलिस उस जमाने के ईरान का बहुत बड़ा अजीमो शान दारुल हुकूमत था। इस शहर की सड़कें कुशादा थीं और मकान कई मंजिला होते थे। जागीरदार और उमरा की हवेलियों के बाहर दरबान सुबह शाम पहरा देते थे। बाजार रोम, बाबल, हिंदुस्तान और मिस्र के किस्म किस्म के कीमती सामान से भरे हुए थे। लोग खुशहाल थे, लेकिन यूनानी जर्नैल माइलो ईरान की दौलत समेटकर यूनान के शहरों में पहुंचा रहा था। वो जालिम नहीं था, मगर लूट मार में उसका जवाब नहीं था। ईरान के खजाने में जिस कदर सोना और कीमती हीरे जवाहरात थे वो सब के सब उसने यूनान पहुंचा दिए थे और अब दूसरे इलाकों से जो खिराज आता था उस पर और लोगों पर लगाए गए टैक्स और लगान पर हुकूमत चला रहा था। उसने अपने आप को सिकंदर की तरह देवता मशहूर कर रखा था और दरबारी उसके आगे सजदा करते थे। ये मकरूर रस्म ईरान में आतिश परस्ती के ज़माने से चली आ रही थी। बाद में इस्लाम का नूर ईरान में फैला तो लोगों को इस मकरूर रस्म से निजात मिली और लोग एक खुदा के आगे सजदा करने लगे। ईरान के दारुल हुकूमत पर्सिपोलिस में दाखिल होने से कुछ देर पहले गंडाब ने अपने आप को जाहिर कर दिया। उस वक्त वो शहर के दरवाजे से कुछ फासले पर एक वीरान मैदान में से गुजर रहा था। वो घोड़े समेत नीचे ज़मीन पर आ गया और अजीम शान ईरानी शहर पर्सिपोलिस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लिबास से वो सौदागर मालूम होता था। शहर में आते ही वो एक सराय में जाकर उतर गया। सोने के सिक्के उसने ईरानी सोने की मोहरों में तब्दील करवा लिए और 1 दिन और 1 रात सराय में आराम किया। इस दौरान वो अपने मंसूबे पर गौर करता रहा। दूसरे दिन उसने पहला काम ये किया कि शहर के एक खुशनुमा बाग के किनारे एक आलीशान मकान खरीदकर उसे कालीनों वगैरह से सजा दिया। यहाँ उसने अपने आप को यमन का सौदागर जाहिर किया जो ईरान में तजारत की गर्ज से आया था। हवेली में उसने नौकर चाकर भी रख दिए। एक ईरानी कनीज रक्षी को भी उसने मुलाजिम रख लिया। ये कनीज एक यतीम लड़की थी और इसके चचा ने उसे पाला था। चचा ने देखा कि यमन का एक सौदागर शहर में मकान खरीद कर रहने लगा है और उसे एक कनीज की ज़रूरत है, तो वो रक्षी को गंडाब के पास नौकर रखवा गया। वो खुद भी उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। गंडाब ने अपने आप को यह भी मशहूर कर दिया कि वो सांप के कांटे का इलाज भी कर लेता है। अगर किसी को कोई सांप काट जाए तो वो उस आदमी को फिर से जिंदा कर सकता है। अब गंडाब के साथ एक बहुत बड़ा मसला था। मसला ये था कि लाश से जिंदा हालत में आ जाने के बाद अब उसके लिए लाजिम हो गया था कि वो हफ्ते में 1 दिन यानी मंगल की रात को किसी 1 साल के बच्चे का सांस पिए। सांस पीने का मतलब ये था कि जिस लड़के का वो सांस पिएगा वो मरेगा तो नहीं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रहेगा। बेजान हालत में क़यामत तक वैसे ही पड़ा रहेगा। ये हालत मौत से भी बदतर थी, मगर गंडाब के लिए ज़रूरी था कि वो हर मंगल की रात को एक 6-7 साल बच्चे का सांस पिए। अगर वो सांस नहीं पीता तो उसकी सारी ताकत ज़ायल हो जाती और वह फिर से एक लाश बनकर वापस अपने ताबूत में चला जाता, और ये उसे कभी गवारा नहीं था। मंगल अभी दूर था, 3 दिन बाकी थे। गंडाब ने अपनी हवेली के इर्द गिर्द घूम फिर कर देख लिया था कि वहाँ कई एक 6-7 साल के बच्चे रहते थे। गंडाब ने अपने मोहल्ले के एक बच्चे को अपनी खुराक बनाने के लिए चुन लिया था। उस बच्चे की उम्र 6.5 साल थी और वो बहुत प्यारा बच्चा था। वह शाम के वक्त अपने घर के करीब ही एक बाग में दूसरे लड़कों के साथ खेलता था। मंगल की शाम को गंडाब गायब होकर बाग में पहुंच गया। लड़का दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। गंडाब उसके करीब गया और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। चूंकि गंडाब में मारिया की ताकत आ चुकी थी, इसलिए लड़का गंडाब का हाथ लगते ही गायब हो गया। गंडाब उसे कांधे पर डालकर अपनी हवेली के तय खाने में ले आया। लड़का गायब होकर बेहोश हो गया था। गंडाब ने उसे तय खाने में एक तख्त पर लिटा दिया। अब उसे आधी रात होने का इंतजार था। वो ऊपर अपने खास कमरे में आ गया। वो पलंग पर बैठा ही था कि कनीज रक्षी ने आकर अदब से सलाम किया और कहा, मालिक, अगर इजाज़त हो तो आपके लिए कावा लाऊं।
गंडाप ने रक्षी की तरफ देखा और हाथ से इशारा करते हुए कहा, अभी जाओ, काबा में खाना खाने के बाद पीऊंगा। रक्षी कनीज अदब से सलाम करके कमरे से निकल गई। जब रात हो गई तो गंडाप ने चूंकि अभी तक किसी बच्चे का सांस नहीं पिया था, इसलिए उसकी तबीयत खराब सी होने लगी थी। वो अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रहा था। वो बेताबी से रात आधी गुजरने का इंतजार करने लगा। जब रात आधी गुजर गई तो अपने खास कमरे के पलंग पर से उठा और बरामदे में से होता हुआ खुफिया सीढ़ियां उतरकर तय खाने में आ गया। तय खाने में शमा रोशन थी। लड़का तख्त पर अभी तक बेहोश पड़ा था, उसका सांस चल रहा था। गंडाप की तबीयत सख्त बेचैन हो रही थी। वो इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि उसे लगता था कि अभी लाश बन जाएगा। उसने जल्दी से लड़के के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, फिर अपना मुंह बंद करके जोर से अंदर की तरफ सांस खींचा। लड़के का सांस गंडाप की हाथ की रगों में से होता हुआ उसके सीने में पहुंच गया। गंडाप ने उस लड़के के सांस को अपने जिस्म में, अपने खून में जज़ब कर लिया और फिर अपना हाथ लड़के के मुंह पर से हटा लिया। गंडाप के जिस्म में फिर से ताकत आ गई थी, मगर लड़का मुर्दा और बेजान होकर पड़ गया था। लड़के का सांस पीने और ताज़ा दम होने के बाद गंडाप खुफिया तय खाने से निकलकर अपने कमरे में आकर गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन मोहल्ले में शोर मच गया कि लड़का गायब है। हर एक की जुबान पर यही था कि लड़का शाम को बाग में खेलने गया था, फिर वापस नहीं आया। उसके दोस्तों ने बताया कि वो उनके साथ खेल रहा था कि अचानक गायब हो गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। माँ बाप की हालत देखी नहीं जाती थी। कोतवाल शहर ने आकर लड़कों के बयानात कलमबंद किए। हर एक से पूछगिछ की और लड़के की तलाश शुरू हो गई, मगर लड़के का कुछ पता न चला। कुएं में डोल डालकर देखा गया, लड़के की लाश तक न मिली। गंडाप पर किसी को शुबा तक नहीं हो सकता था। वो मोहल्ले का अमीर सौदागर था और गरीबों में अक्सर खैरात करता रहता था। तीसरे रोज गंडाप ने ईरान के यूनानी बादशाह माइलो पर अपना असर जमाने के लिए सोची समझी तरकीब पर अमल किया। दोपहर के वक्त जबकि आसमान पर बादल छा रहे थे, गंडाप अपने खास कमरे में आ गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो पलंग के पास कालीन पर बैठ के और मंत्र पढ़ा। उसके सामने एक नीला सांप कुंडली मारकर बैठा जाहिर हो गया। गंडाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? नीले सांप ने कहा, मैं जानता हूँ अजीम गंडाप। गंडाप ने कहा, तो फिर जाओ और जो काम तुम्हें दिया गया है उसे पूरा करो, और जब मैं कहूँ तो मेरे सामने आ जाओ। नीला सांप फन झुकाकर बोला, जो हुक्म गंडाप बादशाह। नीला सांप गायब हो गया। गंडाप ने खाना खाया और बाहर जाने लगा तो ईरानी कनीज रक्षी ने अदब बजा लाकर कहा, मालिक, रात को आपके खाने के लिए क्या पकाया जाए? गंडाप ने कहा, जो जी चाहे बनवा लेना, मैं सौदागरी के लिए बाजार जा रहा हूँ। गंडाप घोड़े पर सवार हुआ और पर्सी पॉलस के बाजारों की तरफ चल पड़ा। वो एक ऐसी मार्केट में आ गया जहाँ कालीनों का कारोबार होता था। वो यहाँ पहले भी 2-4 बार आ चुका था और दुकानदारों को मालूम था कि गंडाप एक मिस्री ताजिर है और कालीनों का कारोबार भी करता है। गंडाप जानबूझकर इस बाजार में आया था क्योंकि ये बाजार शाही महल के करीब ही था। बाजार में सिपाही भी चल फिर रहे थे। गंडाप एक दुकान पर बैठा दुकानदार से बातें कर रहा था और उसकी निगाह बाजार में सिपाहियों का जायजा भी ले रही थी। उसे मालूम था कि ये लोग अभी घबराकर इधर उधर भागते नजर आएंगे। नीले सांप ने अब तक अपना काम कर दिया होगा और ऐसा ही हुआ। गंडाप दुकानदार के पास बैठा बातें कर रहा था कि सामने की तरफ से 2 सिपाही भागते हुए आए। उन्होंने बाकी के सिपाहियों से कोई बात की और वह भी घबराकर दूसरी तरफ निकल गए। ये सूरत-ए-हाल देखकर गंडाप ने दुकानदार से इजाजत तलब की और बाजार की दूसरी तरफ चल दिया। वो घोड़े पर सवार था। बाजार से बाहर निकला तो कुछ फासले पर यूनानी बादशाह माइलो का शाही महल का बड़ा दरवाजा और ऊंची दीवार दिखाई देने लगी। गंडाप ने शाही महल की तरफ घोड़ा बढ़ा दिया। घोड़ा कदम कदम चल रहा था। एक सिपाही कुछ घबराया हुआ करीब से गुजरा तो गंडाप ने उसे पूछा कि क्या बात है, वो इतना घबराया हुआ क्यों है? सिपाही ने कोई जवाब न दिया और घोड़ा दौड़ाता आगे निकल गया। गंडाप शाही महल के गेट की तरफ आ गया और एक जानिब होकर दरख्त के नीचे घोड़े से उतर गया। उसकी नजरें शाही महल के दरवाजे पर लगी थीं। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। दरबान भी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। इतने में एक औरत जिसने स्याह चादर ओढ़ रखी थी महल के गेट से बाहर निकलकर शहर की तरफ आने लगी। जब वो गंडाप के करीब से गुजरी तो गंडाप जल्दी से उसके सामने आ गया और बोला, बहन, तुम बहुत घबराई हुई हो, क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। औरत शाही खादमा थी। उसने गंडाप की तरफ देखा और बोली, मलका साहिबा को सांप ने डस दिया है, उनकी हालत खराब हो रही है। शाही हकीम भी बेबस है, मैं दूसरे हकीम को बुलाने जा रही हूँ। गंडाप दिल में बड़ा खुश हुआ। नीले सांप ने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। गंडाप ने कहा, बहन, ये तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। मैं सांप के कांटे का इलाज जानता हूँ। तुम मुझे मलका के पास ले चलो, मैं एक लम्हे में उनको ठीक कर दूंगा। शाही खादमा को पहले तो यकीन आया, फिर डूबते को तिनके का सहारा समझकर बोली, क्या वाकई तुम मलका साहिबा का इलाज कर सकोगे?
याद रखो, अगर तुम इलाज करने में नाकाम रहे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। गंडाब कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ बहन, तुम मुझे मलका साहिबा के पास ले चलो, मैं उनका इलाज कर लूंगा। मैं सांप के कांटे का इलाज जानता हूँ। चुनाचे शाही खादमा गंडाब को शाही महल में ले गई। यूनानी जर्नैल बादशाह माइलो परेशानी के आलम में शाही मलका के बिस्तर के पास बैठा था। शाही कनीजें और शहजादी नीलोफर एक तरफ उदास सर झुकाए बैठी थीं। शहजादी नीलोफर मलका की इकलौती बेटी थी। मलका का सारा जिस्म नीला पड़ गया था, उसका कोई कोई सांस आ रहा था। शाही हकीम करीब ही बैठा था, एक खास दवाई तैयार कर रहा था। इतने में शाही खादमा ने आकर इतला दी कि एक आदमी जो सौदागर है कहता है कि मैं मलका सलामत को सेहतयाब कर दूंगा, वो हाजिरी की इजाजत चाहता है बादशाह सलामत। बादशाह माइलो बेहद गमज़दा था। उसने फौरन कहा, उसे जल्दी अंदर लाओ, जल्दी लाओ। शाही खादमा ने उसी वक्त गंडाब को पेश कर दिया। बादशाह माइलो ने गंडाब की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मलका का इलाज कर लोगे? गंडाब ने सर झुकाकर कहा, क्यों नहीं बादशाह सलामत, मैं इससे पहले कई ऐसे आदमियों की जान बचा चुका हूँ जिनको बहुत जहरीले सांपों ने काटा था। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि अगर तुम इलाज ना कर सके तो तुम्हारा क्या हशर होगा, क्योंकि हम मलका की जिंदगी से नाउमीद हो चुके हैं। गंडाब ने झुककर कहा, मैं जानता हूँ बादशाह सलामत, मेरी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह ने कहा, तो फिर इलाज शुरू करो। गंडाब आगे बढ़कर मलका के शाही पलंग के करीब चांदी की चौकी पर बैठ गया। उसने झुककर यूं ही झूठ मूठ मलका की आंखों को देखा और बादशाह की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है। वो क्या, जल्दी बताओ, बादशाह माइलो ने पूछा। गंडाब कहने लगा, सिवाय आपके यहाँ से हर आदमी को बाहर भेज दिया जाएगा। बादशाह ने उसी वक्त सबको वहां से चले जाने का हुक्म दिया। शाही हकीम, शाही खादमा, कनीजें और शहजादी नीलोफर भी वहां से चली गईं। जब शाही ख्वाबगाह में सिर्फ मलका, गंडाब और बादशाह ही रह गए, मलका के सांस अब और ज्यादा उखड़ गए थे और लगता था कि वो मर जाएगी। बादशाह ने मलका की हालत देखकर गंडाब से कहा, तुम देर कर रहे हो, जो इलाज करना है जल्दी करो। अगर मलका तुम्हारी मौजूदगी में मर गई तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दूंगा। गंडाब ने कहा, बादशाह सलामत, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दें, जिस सांप ने मलका साहिबा को डसा था उसका रंग नीला था क्या? बादशाह ने ताज्जुब के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, नीला ही था। यही रंग मलका ने मुझे बताया था। वो ना जाने शाही ख्वाबगाह में कहां से अचानक आ गया और उसने मलका को डस दिया। गंडाब ने कहा, बस मुझे यही पूछना था, अब मैं समझ गया हूं कि उस सांप का इलाज क्या हो सकता है। बादशाह सलामत, आप खुशकिस्मत है कि मैं इस शहर में सौदागरी करने आया हुआ हूं और यहां मौजूद था, वरना ये एक ऐसा सांप था कि इसके कांटे का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बादशाह माइलो ने बेचैन होकर कहा, तुम बातें बंद करो और मलका का इलाज शुरू करो। गंडाब ने कहा, इलाज शुरू हो चुका है बादशाह सलामत। और इसके साथ ही गंडाब ने मुंह में कुछ मंत्र पढ़कर ख्वाबगाह के बंद दरवाजे की तरफ फूंक मारी और बुलंद आवाज में कहा, वापिस आओ, वापिस आओ, जो कुछ तुमने किया है उसकी मुआफी मांगो, वापिस आ जाओ। बादशाह हैरानी से गंडाब की तरफ देख रहा था कि ये किसको आवाज दे रहा है, किसको बुला रहा है। गंडाब की आंखें ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ लगी थीं। बादशाह भी दरवाजे की तरफ तकने लगा। अचानक उसने देखा कि एक नीला सांप फन उठाए उनकी तरफ रेंगता हुआ चला आ रहा है। बादशाह तो हैरत के मारे हक्का बक्का होकर रह गया कि यह सांप कहां से आ गया है। नीला सांप गंडाब के सामने आकर रुक गया। उसने अपना फन नीचे झुका लिया और सांप की जुबान में बोला, गंडाब, बादशाह को आदाब, पहला फर्ज पूरा कर दिया है, अब दूसरा फर्ज पूरा करने आ रहा हूं, फरमाइए क्या हुक्म है। गंडाब ने सांप की जुबान में उसे कहा, मैं जैसे हुक्म दूं वैसा ही करना, और अपनी इंसानी जुबान में सिर्फ बादशाह को सुनाने के लिए बोला, तुम्हें मलका को डसने की जुर्रत कैसे हुई, गुस्ताख, मैं तुम्हें गायब करके ऐसी जगह भेजूंगा कि जहां से तुम जिंदगी भर वापस इस दुनिया में ना आ सकोगे। फिर सांप की जुबान में कहा, मलका का सारा जहर चूस लो। जो हुक्म गंडाब अजीम। ये कहकर नीला सांप मलका के पलंग की तरफ बढ़ा। बादशाह माइलो ने कदरे इज़्तिराब के साथ कहा, यह सांप मलका की तरफ क्यों बढ़ रहा है? गंडाब ने कहा, हजूर अनवर, ये मलका के जिस्म से सारा जहर चूस लेगा। इसी सांप ने मलका को डसने की गुस्ताखी की थी और अब यही सांप मलका के जिस्म में दाखिल किया हुआ अपना जहर वापस निकाल लेगा। बादशाह माइलो जो कुछ देख रहा था वो उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सांपों के किस्से कहानियां उसने बहुत सुनी थीं, मगर आज एक सांप को अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि वो अपना ही जहर चूसने आ रहा था। पहले तो ईरानी बादशाह माइलो को यकीन न आया, मगर जब नीले सांप ने मलका की पिंडली पर मुंह रखकर जहर चूसना शुरू कर दिया तो वो दंग रह गया। देखते देखते नीले सांप ने मलका के जिस्म से सारा जहर चूस लिया और मलका के जिस्म का रंग जो पहले नीला पड़ गया था अब फिर गोरा हो गया और नीले सांप ने अपना मुंह पीछे हटा लिया। गंडाब ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तुम वापस चले जाओ और खबरदार इस शाही महल में फिर कभी दाखिल होने की जुर्रत न करना। नीला सांप चला गया। उसके जाने के बाद मलका ने आंखें खोल दी।
हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। बादशाह माइलों ने खुश होकर गंडाप को कहा, तुम्हारा नाम क्या है? गंडाप ने अदब से कहा, मेरा नाम गंडाप है बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें जो मांगोगे देंगे। गंडाप तो बड़े दूर की सोच कर आया था, कहने लगा, बादशाह सलामत, खुदा का दिया मेरे पास सब कुछ है। मलका को जिंदगी वापस मिल गई, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो फिर ऐसा है कि हम तुम्हें आज से अपना शाही हकीम मुकर्रर करते हैं। तुम हमारे पहले वाले शाही हकीम के साथ ही शाही दरबार में रहोगे। मलका ने भी गंडाप का शुक्रिया अदा किया। शहजादी नीलोफर भी अपनी वालदा के दोबारा जिंदा हो जाने पर बहुत ही खुश थी, मगर वो पहले वाले शाही हकीम की बेहद इज्जत करती थी। दरियाब एक नौजवान शाही हकीम था और बहुत लायक और काबिल था। वह भी शहजादी नीलोफर का बड़ा एहतराम करता था, इसलिए शहजादी नीलोफर को ये बात अच्छी न लगी कि नौजवान शाही हकीम दरियाब की जगह इस शख्स गंडाप को दूसरा शाही हकीम मुकर्रर कर दिया जाए। मगर वो अपने बादशाह बाप के सामने उसके हुक्म पर एतराज़ नहीं कर सकती थी। उस वक्त वो खामोश रही, लेकिन रात को जब वो अपनी माँ मलका के पास बैठी थी तो उसने बादशाह के इस फैसले को जज्बाती फैसला करार देते हुए कहा, अम्मी जान, इस फैसले से दरियाब शाही हकीम की दिल शिकनी होगी। वो हमारा पुराना शाही हकीम है। मलका ने कहा, शहजादी बेटी, मैं जानती हूँ कि बादशाह ने जज्बात में आकर और मेरी सेहत याबी से मुतासिर होकर गंडाप को दूसरा शाही हकीम मुकर्रर कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दरियाब की हैसियत पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी पहले की तरह शाही हकीम ही रहेगा। शहजादी नीलोफर कहने लगी, अम्मी जान, दूसरी बात यह है कि ये गंडाप कोई हकीम नहीं है। ये तो मुझे कोई शोबदेबाज सपेरा लगता है, जिसको सांपों को बुलाने और उन्हें अपना जहर चूसने पर आमादा करने का ढंग आता है। मलका ने कहा, बेटी नीलोफर, मुझे मालूम है कि तुम ठीक कह रही हो। दरियाब नौजवान है और बड़ा लायक हकीम है, लेकिन इस वक्त गंडाप ने एक ऐसा शोबदा दिखाया कि बादशाह उसे शाही हकीम का ओहदा देने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उस वक्त हमारा शाही हकीम दरियाब भी बेबस दिखाई देता था। अगर गंडाप मेरा इलाज ना करता और नीले सांप को ना बुलाता तो मैं जिंदा न बच सकती थी। मगर तुम फिक्र न करो, गंडाप के पास ज्यादा इल्म नहीं है, वो अपने आप ही मात खा जाएगा। दूसरी तरफ नौजवान शाही हकीम दरियाब भी दिल में गमगीन था कि उसकी जगह एक गैर मुल्की गंडाप को दे दी गई है। अगरचे बादशाह ने दरियाब से उसका शाही हकीम का ओहदा वापस नहीं लिया था, मगर दरबार में अब गंडाप को ही शाही हकीम का रुतबा हासिल था और बादशाह हर मामले में उससे मशवरा लेता था। गंडाप ने भी अपनी बातों और अय्यारी से बादशाह पर अपना असर डालना शुरू कर दिया था। गंडाप के पास मारिया, जुली सॉन्ग और नाग और थ्यूसोंग की भी ताकतें मौजूद थीं, लेकिन अभी उनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी। गंडाप बड़ा चालाक और अय्यार था। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी साजिश का जाल फैला रहा था। वो अचानक इस तरह से तख्त पर कब्जा नहीं करना चाहता था कि रियाया उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि अगर रियाया खिलाफ हो या फौज का सिपा सालार भी उसके खिलाफ हो तो वो हुकूमत नहीं कर सकता था। गंडाप रियाया और फौज के सिपा सालार पर भी अपना असर डालकर उन्हें भी अपना गर्विदा बनाने का जतन कर रहा था। रियाया में मकबूलियत हासिल करने का उसने ये तरीका इख्तियार किया कि शहर में अपने नीले सांप को छोड़ दिया। जिसको वो डसता, गंडाप वहां जाकर उसका इलाज कर देता। दूसरे सांप भी अगर किसी को डसते तो गंडाप उन्हें ठीक कर देता था। इस तरह लोगों में गंडाप को बड़ी इज्जत हासिल हो गई। ऐसे ही दूसरा मंगल भी आ गया। गंडाप को अब फिर एक लड़के के सांस पीने की जरूरत थी। उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो मारिया की ताकत की मदद से गायब होकर किसी भी लड़के को उठाकर अपने तहखाने में ला सकता था। चुनाचे इस दफा गंडाप ने अपने मोहल्ले की बजाय शहर के एक दूसरे मोहल्ले से एक लड़के को उठाया और तहखाने में ले जाकर उसका सांस खींचकर अपने जिस्म में जज्ब कर लिया। ये लड़का भी मुर्दा हो गया। गंडाप ने उसे भी उठाकर दूसरे बड़े तहखाने में एक लाश की तरह फेंक दिया। उस लड़के के गुम होने का शोर मच गया। कोतवाल ने तफ्तीश शुरू कर दी। यूं ही जब 1 महीने के अंदर अंदर शहर में 4 लड़के गायब हो गए तो ये बात बादशाह माइलो तक भी पहुंच गई। बादशाह ने कोतवाल शहर को बुलाकर उससे मशवरा किया कि ऐसा क्यों होता है और लड़के कहाँ गायब हो रहे हैं। कोतवाल ने कहा कि हजूर, हर लड़का मंगल की शाम को गुम हुआ है और ऐनी गवाहों का कहना है कि लड़का खेलते खेलते या गली में चलते चलते एकदम गायब हो गया। मेरा ख्याल है कि शहर में कोई बला या भूत नाजिल हो गया है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। बादशाह ने गुस्से में कहा, तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम्हें किस लिए इस ओहदे पर लगाया है? जाओ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुजरिम को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। गंडाप ने अपनी साजिशों से सिपा सालार को भी अपना मुती कर लिया था। दूसरी तरफ गंडाप ने बादशाह के खाने में रोजाना एक ऐसा जहर मिलाना शुरू कर दिया जो आहिस्ता आहिस्ता उसे मौत की तरफ ले जाने लगा। जब बादशाह बीमार पड़ गया तो गंडाप ने इलाज भी ऐसा ही किया कि बादशाह की बीमारी ठीक ना हो। शहजादी नीलोफर अपने बाप की बीमारी से परेशान हो गई। गंडाप पर उसे पहले ही यकीन नहीं था। उसने दरियाब हकीम से बात की और मलका से मिलकर
बादशाह को आमादा कर लिया कि उसका इलाज दरियाब करेगा, मगर ये खुफिया इलाज होगा और गंडाब को इसकी खबर नहीं दी जाएगी। दरियाब एक काबिल हकीम था। उसने फौरन मालूम कर लिया कि बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा है। ये सुनकर मलका और शहजादी नीलोफर हैरान रह गईं। शहजादी नीलोफर ने मलका से कहा, अम्मी जान, मुझे यकीन है कि बादशाह सलामत को यही गंडाब जहर खिला रहा है। मलका ने आह भर कर कहा, ये तो अब मैं भी जान गई हूँ, मगर गंडाब एक शोबदाबाज है, सांपों पर उसकी हुकूमत है, मुझे उसे डर लगता है। दरियाब हकीम बोला, इस तरह से हम बादशाह सलामत को हाथ से खो देंगे और कोई पता नहीं कि गंडाब बाद में तख्त पर कब्जा कर ले, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि उसने सिपा सालार को भी अपना मुती कर रखा है। मलका ने बेबसी के आलम में कहा, दरियाब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम ही मुझे इस तबाही से बचा सकते हो। सबसे पहले तो बादशाह सलामत के जहर का इलाज करो। आज से मैं उनकी दी जाने वाली हर शय खुद अपने हाथ से तैयार करके दिया करूंगी। दरियाब ने नीलोफर शहजादी को एक तरफ ले जाकर कहा, तुम भी ख्याल रखो कि बादशाह सलामत को कोई दूसरा शख्स खाना वगैरह लाकर ना दे। इस वक्त तक बादशाह सलामत के जिस्म में जो जहर जा चुका है उसका इलाज मैं कर लूंगा। मलका ने पूछा, क्या हमें बादशाह सलामत से ये बात करनी चाहिए कि उन्हें जहर दिया जा रहा है? दरियाब बोला, बादशाह सलामत को कभी यकीन नहीं आएगा कि ये जहर उन्हें गंडाब दे रहा है, क्योंकि वो गंडाब को अपना सबसे ज्यादा अजीज दोस्त समझती हैं। इस बारे में अभी खामोश रहना ही बेहतर है। गंडाब को जब मालूम हुआ कि उसकी साजिशों को नाकाम बनाया जा रहा है और अब बादशाह का खाना खुद मलका और शहजादी तैयार करने लगी है, तो उसने बादशाह को बराह रास्त मौत की आगोश में पहुंचाने का फैसला कर लिया। मुश्किल ये थी कि अगर वो खुद सांप बनकर बादशाह को डसता है तो रियाया पूछ सकती थी कि बादशाह को सांप ने काटा था तो गंडाब ने बादशाह की जान क्यों नहीं बचाई। वो तो सांप के कांटे का इलाज जानता था। इस तरह से रियाया गंडाब के खिलाफ हो सकती थी। जो गंडाब नहीं चाहता था, वो ईरान के तख्त पर इस तरह से कब्जा जमाना चाहता था कि रियाया और फौज भी उसके साथ हो। वो और उसकी औलाद सदियों तक ईरान पर हुकूमत कर सके। ले दे के गंडाब के पास एक ही तरीका रह गया था कि वो मारिया की ताकत से काम लेते हुए बादशाह माइलो को एकदम गायब कर दे और गायब करने के बाद उसे कत्ल करके हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। चुनाचे गंडाब ने यही फैसला कर लिया। अब अचानक बादशाह को दरबार में या शाही महल में गायब करना मुनासिब नहीं था। ज़रूरी था कि वो बादशाह को शिकार पर जाने के लिए आमादा करे और फिर जंगल में उसे गायब कर दे या खुद नाग की ताकत से काम लेते हुए शेर बनकर उसे हलाक कर दे। इसमें भी अगरचे खतरा था कि बादशाह के मुहाफिज तीर बरसाकर शेर को भी मार डालेंगे। ऐसी सूरत में गंडाब को नुकसान पहुंच सकता था। गंडाब ने मारिया की ताकत से काम लेकर बादशाह को पहले गायब करने का, फिर उसे जंगल में हलाक करने का फैसला कर लिया। अब वो बादशाह को शिकार पर ले जाने की कोशिश करने लगा, मगर बादशाह की तबीयत ठीक नहीं थी। गंडाब बादशाह के सेहतमंद होने का इंतजार करने लगा। उसने बादशाह को जहर देना छोड़ दिया था। बादशाह मलका और शहजादी के हाथ की पकी हुई खुराक खाता था। बादशाह की सेहत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी। गंडाब चाहता था कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो बादशाह को लेकर शिकार पर चल दे और जंगल में उसका काम तमाम कर डाले। दूसरी तरफ नौजवान हकीम दरियाब भी गंडाब के पीछे लगा हुआ था और वह शाही खानदान को इस दुश्मन से बचाना चाहता था। दरियाब का एक बूढ़ा ईरानी उस्ताद था जो शहर से बाहर जंगल में अकेला रहा करता था। वो जड़ी बूटियों का भी माहिर था और उसे इल्म नजूम भी आता था और वो तिलिस्म का नक्श भी बना लेता था। दरियाब ने अपने उस्ताद से मशवरा करने और मदद लेने का फैसला किया और उसके पास पहुंचा। उसे सारी बात सुनाई और कहा, ये गंडाब हमारे मुल्क और बादशाह का दुश्मन है। वो हमारी कौम को गुलाम बनाना चाहता है। किसी तरह इस दुश्मन से हमें निजात दिलाइए। दरियाब के बूढ़े उस्ताद ने कहा, बेटा दरियाब, गंडाब के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कौन है। मैं उसका जायचा बनाकर ही कुछ मालूम कर सकता हूँ। उस्ताद ने उसी वक्त स्लेट निकालकर चौक की मदद से गंडाब का जायचा बनाया। जायचे को देखकर बूढ़ा उस्ताद हैरत में गुम हो गया। दरियाब ने उस्ताद की हैरत को देखा तो बोला, क्यों बाबा, जायचा क्या कहता है? उस्ताद ने कहा, दरियाब, जायचा ये बता रहा है कि गंडाब एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। उसके पास इतनी ताकतें हैं कि तुम या बादशाह की सारी फौज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो सांप बन सकता है, वो सांपों की जुबान जानता है, वो किसी शय को अपनी आंख की रोशनी से ऊपर उठा सकता है, वो अपनी दूसरी आंख की रोशनी से सारे महल को तबाह कर सकता है, वो गायब हो सकता है, वो बड़ी से बड़ी इमारत और इंसान को छोटा बना सकता है। मैं उसकी किस किस ताकत का जिक्र करूं? मैं तो जायचा देखकर सकते में आ गया हूं कि इस शख्स के पास इतनी सारी ताकतें कहां से आ गई हैं। ये सुनकर दरियाब तो पहले से ज्यादा परेशान हो गया। अब उसे मालूम हुआ कि गंडाब का मुकाबला उसके बस की बात नहीं है। उसने अपने बूढ़े उस्ताद के पांव पकड़ लिया और कहा, बाबा, किसी तरह हमारी कौम और मुल्क को इस शैतान से निजात दिलाइए, वरना हमारा मुल्क और कौम तबाह होकर रह जाएगी।
बुजुर्ग उस्ताद गंडाब के जायचे को बड़ी गौर से देख रहा था। वो गहरी सोच में गुम हो गया। काफी सोच विचार के बाद उसने कहा, बेटा दरियाब, मैं अभी उस शख्स से अपनी कौम को निजात दिलाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, सिर्फ ये कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि उसकी ताकतों को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए, यानी कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि गंडाब अपनी इतनी सारी ताकतों में से किसी से भी कोई काम ना ले सके। उसके बाद सोचेंगे कि उस शैतान से पूरी तरह से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। दरियाब ने अपने उस्ताद के पांव दबाते हुए कहा, बाबा जान, किसी तरह से यही कर दीजिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी तरकीब है जिसके जरिए गंडाब की ताकतों को मुअत्तल कर दिया जाए? बुजुर्ग उस्ताद ने अपने थैले में से पुरानी किताब निकाली और उसे गौर से पढ़ने लगा। फिर बोला, बदी के खिलाफ तिलिस्म और नक्श बनाना एक नेक काम है। मैं तुम्हें एक नक्श बनाकर देता हूँ। अगर तुम किसी तरीके से ये नक्श पानी या शरबत में घोलकर गंडाब को पिला दो तो मुझे यकीन है कि उसकी ताकतें 6 माह के लिए खत्म हो जाएंगी। 6 माह तक वो ना तो सांप बन सकेगा, ना गायब हो सकेगा और ना किसी दूसरी ताकत से काम ले सकेगा। दरियाब ने जल्दी से कहा, बाबा जान, आप मुझे नक्श बनाकर दीजिए। मैं जैसे भी हुआ उसे ये नक्श पिला दूंगा। ये मेरा काम है। आप नक्श तैयार कर दीजिए। बुजुर्ग उस्ताद ने उसी वक्त पुरानी किताबों की मदद से कागज के एक छोटे से टुकड़े पर तिलिस्म का एक नक्श बनाकर दरियाब के हवाले कर दिया और कहा, इस नक्श को कागज समेत पानी या शरबत में डालकर हिलाना। जब इस नक्श की तहरीर का रंग जर्द पड़ जाए तो वो पानी या शरबत गंडाब को पिला देना। दरियाब ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया, उसके कदम छुए और सीधा महल में आ गया। उसने उस तिलिस्मी नक्श का जिक्र मलका से भी ना किया, सिर्फ शहजादी नीलोफर को बता दिया। शहजादी नीलोफर सोच में पड़ गई कि गंडाब को यह नक्श पिलाने की कौन सी तरकीब हो सकती है। दरियाब भी गौर करता रहा। आखिर शहजादी नीलोफर ने कहा, एक तरकीब हो सकती है। दरियाब ने पूछा, वो क्या है? शहजादी नीलोफर ने कहा, ये शैतान गंडाब मुझसे शादी करना चाहता है। इसने कई बार बातों ही बातों में मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है। मैं उसे शादी का झांसा देकर ये नक्श पिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। दरियाब बोला, सोच लो शहजादी, गंडाब बड़ा मक्कार आदमी है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। शहजादी ने कहा, मुझे अपने ऊपर पूरा एतमाद है, तुम फिक्र न करो। ये काम मैं 2-1 दिनों में ही कर लूंगी। मेरे सिवा कोई दूसरा काम ये कर भी तो नहीं सकता। अपने मुल्क और कौम के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। दरियाब ने शहजादी नीलोफर को नक्श दे दिया। इस दौरान 1 और महीना गुजर गया और शहर से 4 मजीद बच्चे गुम हो गए। इन चारों बच्चों को भी गंडाब ही ने मारिया की ताकत के जरिए गायब करके उनका सांस पी लिया था और उनके मुर्दा जिस्म अपने मकान के खुफिया तहखाने में फेंक दिए थे। ये एक अलग मुसीबत शहर पर नाजिल हो गई थी। बादशाह ने गंडाब से भी मशवरा किया। गंडाब ने कहा, बादशाह सलामत, ये ज़रूर कोई गैबी चुड़ैल या भूत है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। आप फिक्र न करें, मैं इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढ लूँगा। फिर उसने बादशाह से कहा, हजूर, आपकी सेहत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। क्या ये बेहतर नहीं कि आप कुछ दिनों के लिए जंगल में शिकार खेलने चलें? इस तरह खुली हवा में रहने और तफरी करने से आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। बादशाह ने कहा, गंडाब, तुम्हारी तजवीज़ हमें पसंद आई है, मगर शहर में बच्चे गुम हो रहे हैं, रियाया परेशान है। हम चाहते हैं पहले इस मुसीबत का कोई हल तलाश कर लें तो फिर शिकार पर ज़रूर चलेंगे। गंडाब ने आगे कोई बात न की। उसने अब एक दूसरा फैसला कर लिया था। वो बादशाह को सैर तफरी के बहाने शाही महल से बाहर जो दरिया बहता था वहां ले जाकर गायब करने और फिर हलाक करने की स्कीम तैयार कर चुका था। दूसरी तरफ शहजादी नीलोफर भी अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जिस रोज़ गंडाब बादशाह से शिकार की बात करके वापस अपने शाही महल वाले कमरे में आया तो शहजादी नीलोफर वहां पहले ही से मौजूद थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब नाउ।